हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्द ही बिहार एस्टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। इसलिए आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारी पहली सीरीज होगी आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला। इसमें हम पिछले वर्षों के आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो आई थी उसे भारत सरकार ने कब घोषित किया था? तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है 29 जुलाई 2020। सबको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा का प्रारूप है, यानी कि जो फॉर्मेट है स्कूल एजुकेशन का, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वो क्या है? चलिए उसको समझते हैं एक बार। वो है 5+3+3+4। तो आंसर ये हो जाता है, लेकिन इसके बारे में जानना ही बहुत जरूरी है। तो बेसिकली इस 5 में क्या है? प्री प्राइमरी है 3 साल की, और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है 2 साल के लिए। प्री प्राइमरी जो कि किंडर गार्टन में पढ़ाई जाती है, नर्सरी, केजी, एलकेजी, वो 3 साल के लिए दिया गया है। उसके बाद इस फॉर्मेट 3 में क्या है? थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास पढ़ता है बच्चा। इस 3 में है 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक, और चौथे में है 9 से लेके 12th क्लास तक। एज भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। टोटल जो एज है इसका 3 से 18 साल के लिए है। पहले फॉर्मेट में है 3 से लेके 8 साल। अगले फॉर्मेट में आता है 8 से लेके 11 साल। उसके बाद 11 से लेके 14 साल, और उसके बाद 14 से 18 ईयर्स। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा के घोषित प्रारूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए कितने वर्ष निर्धारित हैं? यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए कितने साल डिक्लेयर कर रखे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में? तो हमने अभी डिस्कस किया था। जो फॉर्मेट है इसका है 5+3+3+4। तो इसमें 5 क्या है? 3 साल है प्री प्राइमरी के लिए, और 2 साल है फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण गुरु छात्र के लिए सबसे प्रभावी है, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब है स्टूडेंट टीचर के लिए? तो पहले हम समझते हैं माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है? तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या है, कोई बड़ा सा लेसन है, उसको स्मॉलर पार्ट में ब्रेक किया जाता है, और स्मॉल टाइम दिया जाता है उसके लिए 5 से 10 मिनट का। और 5 से 10 बच्चों के बीच में उस लेसन को जो नया टीचर है या ट्रेनी टीचर है, वो उस लेसन को उस बच्चों के सामने रख के अपनी स्किल डेवलप करता है और अपने स्किल पे प्रैक्टिस करता है। वही एक माइक्रो टीचिंग है। तो हमें जानना है कि माइक्रो टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव कब होती है? अभ्यास शिक्षण से पहले, अभ्यास शिक्षण के बाद, या अभ्यास शिक्षण के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभ्यास शिक्षण से पहले। पहले उसकी माइक्रो टीचिंग से पहले प्रैक्टिस कर लेगा तो तभी इफेक्टिव होगी ना वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा, इनमें से कौन परंपरागत शिक्षण विधियों में शामिल नहीं है? नोट, इस पे ध्यान रखना, कई बार बच्चे नोट भूल जाते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड? ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या होते हैं? वो मेथड जो सदियों से चले आ रहे हैं, हमारे जमाने से चले आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो होते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। तो जैसे देखो, लेक्चर मेथड होता है, बिल्कुल होता है। ऊपर लेक्चर पढ़ा दिया जाता है, हमें क्वेश्चन करने को बोला जाता है। टेक्स्ट बुक मेथड, बिल्कुल ये भी होता है, टेक्स्ट बुक से पढ़ा देते हैं। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी होता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड, ये प्रोजेक्ट मेथड नया है। और ये क्या है? स्किल बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। क्या है ये? चाइल्ड सेंटर्ड है। और इसमें क्या है, बच्चा क्या है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करता है और उससे सीखता है। तो ये नया मेथड है और ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में नहीं आता है। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोजेक्ट मेथड, जो अभी अभी हमने ऊपर देखा, शोध पत्र किसने लिखा है?
इजी क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो लिखा है W.H. किलपैट्रिक ने। इन्होंने द प्रोजेक्ट मेथड को फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में इंडक्ट किया था, और उन्होंने बताया था कि इससे बहुत बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है? क्या सही है? इंडक्टिव मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब दो मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव मेथड और उसी का अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या है, बच्चा कहाँ से कहाँ तक जाता है, एग्जाम्पल्स देखता है बहुत सारे, और उस एग्जाम्पल्स को पढ़ के उससे रूल बनाता है। और डिडक्टिव मेथड में क्या है कि बच्चा रूल्स देखता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे जाता है। यानी कि इससे कह सकते हैं हम कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है, और इसमें जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, और इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। और ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और ये होता है टीचर सेंटर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंडक्टिव मेथड के लिए। ऑब्जर्विंग एग्जाम्पल्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल देखता है, उसके बाद कंक्लूजन तक पहुंचता है। रूल मेकिंग बाय जनरलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेगा, उसके बाद उनसे रूल तक पहुंचेगा, ये भी सही है। टू टेस्ट एंड वेरीफाई द रूल्स, ये दोनों ही के लिए सही है, इंडक्टिव हो या डिडक्टिव, कि टेस्ट और वेरीफाई करेगा रूल्स को, बिल्कुल करेंगे दोनों ही। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस एंड नेगेटिव लैंग्वेज मेक कम्युनिकेशन। जब आप लंबे सेंटेंसेस बोलोगे और नेगेटिव लैंग्वेज यूज करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ये तो बाद में देखेंगे, इनइफेक्टिव। देखो बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगा जब आप नेगेटिव लैंग्वेज और लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। कार्योत्तर शोध का अर्थ है, कार्योत्तर शोध यानी कि पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब पोस्ट फैक्टो समझते हैं पहले तो हम। पोस्ट फैक्टो में दो वर्ड है, देखो, पोस्ट और फैक्टो। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और प्री का मतलब होता है पहले। तो ये पोस्ट मतलब बाद में, फैक्टो मतलब फैक्ट, इसलिए इसका एक और नाम कहते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, यानी कि फैक्ट जब हो जाए, फैक्ट हमें मिल जाए, उसके बाद रिसर्च करते हैं। जैसे कि मूवीज में देखा होगा आपने, मान लो कोई मर्डर हो गया, और उसके बाद आता है डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये मर्डर क्या है, ये एक इवेंट है। जैसे दो चीजें होती हैं, कॉज और एंड इफेक्ट। अब देखो मर्डर क्या है, मर्डर एक इफेक्ट है, इवेंट है, इवेंट हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, ये पता लगाएं किसने मर्डर किया, कैसे मर्डर हुआ। तो ये था कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट हो चुका है, अब इसका कॉज ढूंढना है हमें। कॉज ढूंढने की कोशिश की जाती है, यानी कि मतलब जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद जो रिसर्च की जाती है उस इवेंट को क्यों हुआ वो जानने के लिए, उसे कहते हैं पोस्ट फैक्टो रिसर्च। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, कार्योत्तर शोध का अर्थ है घटना के बाद शोध किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, घटना के बाद शोध किया जाता है। घटना के पूर्व शोध किया जाता है, नहीं, घटना के पूर्व नहीं होगा। घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है, ये भी गलत है। घटना की संभावना क्या बची, घटना तो ऑलरेडी हो चुकी है, घटना ऑलरेडी हो चुकी है तो उसकी संभावना तो कुछ बची नहीं है। घटना होने के बाद शोध कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्टिंग। अचीवमेंट टेस्टिंग की बात हो रही है। अचीवमेंट टेस्टिंग क्या होती है, ये एक मेजरमेंट है। क्या मेजरमेंट है, ये इससे हम चेक करते हैं कि जो बच्चे ने जो स्किल है उसको सिखाई गई, उस पीरियड ऑफ टाइम में वो उसने लर्न की या नहीं की, उसको नई स्किल सीखी कि नहीं सीखी अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो चलिए अब हमें जानना है कि इसमें इसकी जो है स्पेशलिटी नहीं है, मतलब वो इस चीज़ के लिए यूज नहीं होता। अचीवमेंट टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए,
बिल्कुल यूज होता है। रिलायबिलिटी के लिए बिल्कुल यूज होता है। वैलिडिटी के लिए हाँ, बिल्कुल वैलिड है, ये रिलायबल भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। लेकिन वेगनेस, अस्पष्टता, ऐसी अचीवमेंट टेस्ट का क्या फायदा जिसमें अस्पष्टता हो? तो यानी कि ये नहीं होती है, किसमें नहीं होती अचीवमेंट टेस्टिंग में, इसलिए ये सही आंसर हो गया अपना। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।